वेलकम टू इडवेरिया जी का स्टडी। इडवेरिया जी का स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सब जीको को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? डी में गोवा में। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। मेघालय में नहीं, केरल में नहीं, हरियाणा में नहीं, गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ए में 14 वर्ष तक के। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष तक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? 32 का सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 33 का बी। 42वां। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान किए गए? 42वां संशोधन में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 34 में बी का अनुच्छेद 38। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 38। 35 का समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 35 में बी का। 35 में बी अनुच्छेद 39 अल्फा। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 अल्फा में है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 अल्फा। 36 का बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? 36 में बी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? बी अनुच्छेद 40। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? बी में अनुच्छेद 44 में भारतीय नागरिकों के एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में कही गई है। अनुच्छेद 44 में कही गई है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। मद्य निषेध, काम का अधिकार, सूचना का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। काम का अधिकार में नीति निर्देशक सिद्धांत में है। मद्य निषेध भी नीति निर्देशक सिद्धांत में है। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है। सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? निम्नलिखित में कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? 46 का सी। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? समान नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश की संविधान से लिया गया है?
पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? 2 में डी का स्वर्ण सिंह समिति। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति के नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई थी? स्वर्ण सिंह समिति को। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतःस्थापित किया गया? बी में 1976 में अंतःस्थापित किया गया। निम्नलिखित में किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतःस्थापित किया गया? 1946 में अंतःस्थापित किया गया। 1976 में। निम्नलिखित में किस वर्ष में मूल कर्तव्यों को अंतःस्थापित किया गया? 1976 में। 1976 में किया गया। 1976 में किया गया। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संविधान संशोधन नहीं, 43वें संविधान संशोधन नहीं, 39वें संविधान संशोधन नहीं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 10 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य से। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को ये किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य से जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य से। 1976 में 42वें संविधान संशोधन नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 8। 6 में बी 10 है। 8 नहीं है, 10 है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 10। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 10। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य समाविष्ट किए गए। कब किए गए? 1976 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1976 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1976 में समाविष्ट किए गए। 1976 में समाविष्ट किए गए। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? भाग 4 का। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? भाग 4 का। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? भाग 4 का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? 4। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? 10 में ए का अनुच्छेद 51 अल्फा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? अनुच्छेद 51 ए। वर्तमान में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11 में सी का 11। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11 है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ये में 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। किस संवैधानिक अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। मौलिक कर्तव्यों को अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। दंड देने की व्यवस्था नहीं है। दंड देने की व्यवस्था है नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? 16 में सी का
अनुच्छेद 51 अल्फा में है, अनुच्छेद 51 अल्फा में है, अनुच्छेद 51 अल्फा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 51 अल्फा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन ये मौलिक कर्तव्य है, समाज का आज्ञा पालन ये भी मौलिक कर्तव्य है, कानून का आज्ञा पालन ये भी मौलिक कर्तव्य है, करों की अदायगी ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, करों की अदायगी ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं, ये नहीं है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना यह मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा ये भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना ये भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? 20 में बी का राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय उद्योगों को संरक्षण करना ये नहीं है। बाकी आम भाईचारे की भावना को उजागर करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास ये भी मौलिक कर्तव्य है। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? 22 में डी, उपयुक्त सभी राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण में परिरक्षण दोनों है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है? राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? 23 में सी का, 23 में सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 में, 51 में है भारतीय के मूल कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये नहीं है। ऑप्शन कट गया है लेकिन मैं बता रहा हूँ, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये नहीं है। ये भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन ये नहीं है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना ये भी है भारत नागरिकों के कर्तव्य में शामिल। और राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार करना ये भी है। देश की सुरक्षा करना, आर्थिक आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रयुक्त होना ये भी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि 2 में बी का इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसके सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं? नहीं। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? नहीं। इसे अब विघटित नहीं किया जा सकता। इसके विघटित मतलब एकदम खंडन नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा की सीटों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती हैं? 250। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? प्रभावी संख्या कितनी है? 245। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245 है। 245 है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती हैं? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? प्रभावी संख्या कितनी है? प्रभावी संख्या 245 है, 5 सीट कम है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 5 में बी का 12।
राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है सी का उपयुक्त दोनों राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है उपयुक्त दोनों का, राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। जिन संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। जिन संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है डी का अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, कैसे होता है? संचयी मत द्वारा नहीं, सूची पद्धति द्वारा नहीं, सापेक्ष मत पद्धति द्वारा नहीं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? 9 का ये विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? 10 का बी राज्य का क्षेत्र 10 राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? 11 में डी का यूपी का। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है? यूपी का है। यूपी का है। राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा प्रतिनिधियों की संख्या कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यों में किस राज्य के प्रतिनिधि सबसे अधिक हैं? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 12 में सी का 31। 12 में सी का 31। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31। निम्नलिखित राज्यों के जुग्मों में से किसका राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला? 13 में डी का उपयुक्त सभी। बिहार एवं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं राजस्थान। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला? उपयुक्त सभी में। आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश में, उड़ीसा एवं राजस्थान, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीट हैं बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट हैं? 16 में डी का 16 है। लोकसभा का 40 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट है बिहार में। राज्यसभा की कितने सीट हैं? 16 सीट हैं। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? 15 का बी में। निम्नलिखित युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? मध्य प्रदेश तथा गुजरात को। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी को 18 में सी का। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। 18 में सी का 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों के लिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। और राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु कम से कम कितने होनी चाहिए? 30 वर्ष। 19 में सी का 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 21 में सी।
राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 20 में डी का 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। कितने के लिए? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं? 3 वर्ष बाद। 22 में 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? 2 वर्ष बाद। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं कर सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कौरम संख्या है, कितना है? कौरम संख्या कितना है? गणपूर्ति कितना है? कुल संख्या का 1/10 भाग। कुल संख्या का 1/10 भाग। 1/10 भाग। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कौरम संख्या है, कितना है? कुल संख्या का 1/10 भाग। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। निर्धारित संख्या कितना है? ए में 25 है। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है 25। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इनमें से कोई नहीं। उपराष्ट्रपति को नहीं, राष्ट्रपति को नहीं, उच्च न्यायालय को नहीं, किसी को नहीं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति बी में उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो तो उपराष्ट्रपति है, वो लोकसभा सांसद से जाता है, उपराष्ट्रपति से चुनाव लड़के वहाँ पे जाता है। लेकिन ये इसमें अपना अध्यक्ष नहीं होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, लेकिन वो सभापति होता है राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? 33 में बी का लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा में राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है? नहीं। लोकसभा में राज्यसभा सदस्यों द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। संयुक्त रूप से चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति 34 में बी का लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। यानी सीधी सी कहने का मतलब है लोकसभा राज्यसभा के सदस्य सारे वोटिंग करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है? सदस्य द्वारा की जाती है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। 35 का बी में राज्यसभा का। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है? राज्यसभा द्वारा। राज्यसभा के सभापति को अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? 36 में सी का उपसभापति। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? उपसभापति। निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? 43 में ए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा में लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? 44 में सी का नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। निम्नलिखित में से किसी संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं है? राज्यसभा को कौन से ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं है? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना या अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, ये है 45 में सी उपयुक्त दोनों है। राज्य के सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, राज्य के सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, उसके बाद अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार
संघ सरकार को देना। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। 46 में बी, राज्यसभा के प्रस्ताव का। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। राज्यसभा के प्रस्ताव का। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। राज्यसभा के प्रस्ताव का। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? कितने दिनों तक रोक सकती है? 49 में 14 दिन तक। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन तक रोक सकती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि यह उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। 50 में बी का 14 दिन। 50 में बी का 14 दिन के लिए। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि यह उच्च सदन पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। 14 दिन के लिए। 14 दिन के लिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? कितने दिनों में? 51 में। 51 का कौन सा है? 51 का सी, 14 दिन में। 14 दिन में। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? 14 दिन में। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? अध्यक्ष, संसद, उप राष्ट्रपति, संसद, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। 52 में डी का इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? 53 में डी का इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जाता है? जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हो, नहीं। जब संवैधानिक तंत्र में असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जाता है? किसी भी परिस्थिति के कारण नहीं भंग किया जा सकता। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये सही है। 1/3 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर्ड हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या न्यायपालिका या लोकसभा? किसको है? राष्ट्रपति को है। 55 में ये का राष्ट्रपति को है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को है। निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, अध्यक्ष के निर्वाचन में। 57 में बी का अध्यक्ष के निर्वाचन में। राष्ट्रपति में किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? अध्यक्ष के निर्वाचन में। निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? अध्यक्ष के निर्वाचन में। राज्यसभा 58 में ए का भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा है 59 में एक अस्थायी सदन है। अस्थायी है नहीं, अस्थायी सदन है, परमानेंट सदन है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन का। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन के लिए। राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? समान विधेयक को 61 में डी का 6 माह के लिए रोक सकता है। राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? 6 माह के लिए रोक सकता है। 6 माह के लिए। राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? 6 माह के लिए। सर्वप्रथम किस अभिनेता को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया था? दिलीप कुमार, गुरुदत्त, सुनील दत्त, पृथ्वीराज कपूर। किसको किया गया था? जो फिल्म का अभिनेता को राज्यसभा सदस्य। 62 में डी का पृथ्वीराज कपूर को। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित 63 में एक का नरगिस दत्त था। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। नरगिस दत्त प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी जो राज्यसभा में गई थी। राज्यसभा कब भंग किया जा सकता है? राज्यसभा कब भंग किया जा सकता है? 5 वर्ष बाद संकटकालीन स्थिति में या राष्ट्रपति के शासन में, या राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा की अधिकतम अनुदेश संख्या 250 है। सही है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप
रूप से निर्वाचित होते हैं। डी का सही है, डी, यानी केवल 1 ही सही है, बाकी सब गलत है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, नहीं, गलत है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियाँ हैं, नहीं, गलत है। राज्यसभा की अधिकतम अनुदेय संख्या 250 है, मतलब 250 राज्यसभा का जो संख्या है सदस्य का, वो मात्र 250 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में समाप्त हो जाता है, 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है। 72 में, डी का सॉरी, समाप्त होने का विषय नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, समाप्त होने का विषय नहीं है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके सदस्य रिटायर्ड होते हैं, ना कि राज्यसभा खत्म हो जाता है। राज्यसभा कार्यकाल खराब नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, सही है। उम्र कम से कम सही है। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, यह भी सही है। 1 और 2 73 में 1 और 2 दोनों सही है। राज्य के अंतर्गत लाभ पद पर धारित नहीं होना चाहिए, नहीं, ये गलत है। 1 और 2 सही है। लोकसभा द्वारा विचारत भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक। लोकसभा द्वारा विचारत भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिन तक। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? 76 में, बी का 12 को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? 12 को नामित कर सकता है राष्ट्रपति। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए? 77 में, बी का 6 महीने। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने का, 6 महीने का, 6 महीने का। संसद के किसी भी सदन के दो सदनों के बीच किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 6 महीने का। 77 संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा विघटित हो जाती है, कभी नहीं। राज्यसभा विघटित हो जाती है, कभी नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्षों का। 79 में, सी का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।